आग्नेय शैलों में हम आगे चर्चा करेंगे। बाह्य निर्मित आग्नेय शैल, जब तरल एवं तप्त जो लावा होता है वो लावा पर धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस चट्टान का रूप धारण करता है, तो इस प्रकार निर्मित शैल को चट्टान को बाह्य निर्मित आग्नेय शैल कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है। इस प्रकार से निर्मित शैल को ज्वालामुखी शैल कहते हैं। क्योंकि लावा धरातल से बाहर आने के बाद शीघ्रता से जम जाता है, अतः रवों की बनावट पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। इसी कारण इस प्रकार की शैल में या तो रवे मिलते ही नहीं, और यदि मिलते हैं तो भी बहुत बारीक होते हैं, जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना देखना कठिन होता है। बेसाल्ट चट्टान इस प्रकार की शैल का मुख्य उदाहरण है। गैब्रो तथा ओबिसिडियन नामक चट्टानें भी आग्नेय शैल का इसी श्रेणी में आती हैं। अब विस्फोटक उद्गार से निर्मित जो बाह्य आग्नेय शैल हैं उसे दो भागों में बांटते हैं, विस्फोटक उद्गार से निर्मित और शांत उद्गार से। जब ज्वालामुखी का उद्गार काफ़ी तीव्र होता है तो विभिन्न आकार एवं प्रकार के पदार्थ बड़ी ऊंचाई तक ऊपर उछाल जा जाते हैं, जिन बाद में इनका जमाव सतह पर होता है। इसमें श्रेणीकरण के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। विस्फोटक उद्गार के समय जो निर्मित चट्टानें होती हैं, जो शैल जमा होता है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें बम कहते हैं, उनसे छोटे भाग को लेपिली कहते हैं, तथा जो बहुत महीन ज्वालामुखी जो कण हैं उन्हें ज्वालामुखी धूल कहते हैं, वोल्केनिक डस्ट। और जब ये बारीक पदार्थों का जमाव जल में होता है तो इसे टफ कहते हैं। और बड़े तथा जो छोटे कण हैं उनके मिश्रित भाग को ब्रेसिया अथवा एंग्लोमरेट कहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछते हैं, टफ क्या है, ब्रेसिया क्या है, लेपिली क्या है, बम क्या है। तो ये याद रखने की चीज़ है कि बम किसे कहते हैं, बड़े बड़े जो चट्टानों के टुकड़े हैं उन्हें बम, उनसे छोटे भाग हैं उनको लेपिली, और बहुत जो महीन कण हैं उन्हें ज्वालामुखी धूल कहते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थों का जब जमाव जल में होता है तो उसे टफ कहते हैं, और बड़े तथा छोटे जो कणों के मिश्रित भाग को ब्रेसिया अथवा एंग्लोमरेट कहते हैं। ये याद रखने योग्य चीज़ है। शांत उद्गार से निर्मित चट्टानें, इस जब छोटे छोटे सुराखों से मैग्मा धरातल पर शांत रूप में आकर फैलता है तो इस प्रकार के प्रवाह को लावा का प्रवाह कहते हैं। और कभी कभी ऐसा लावा का प्रवाह लगातार या कुछ अवकाश के बाद होता है, तो एक लावा की परत के बाद दूसरी लावा का परत का जमाव होता रहता है और लावा की मोटाई बढ़ती रहती है। लावा का जमाव परत के बाद परत के रूप में क्रमशः होता रहता है, परंतु इसमें परतदार शैल नहीं कह सकते क्योंकि इनकी परतों के बीच में विभाजक रेखा स्पष्ट नहीं होती। एक ही प्रकार के पदार्थों का जमाव क्रमिक रूप में होता रहता है, इसलिए ये परतदार चट्टानें नहीं है। पूर्वी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के लावा से निर्मित शैलों का विस्तार 1 लाख स्क्वायर मील में मिलता है। दूसरा, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण एसिडिक और बेसिक आग्नेय शैल। एसिडिक अथवा अम्ल प्रधान शैल, जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% के बीच में होती है तो ऐसी चट्टानों को अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों का जो औसत घनत्व है वो 2.75 से 2.8 होता है, और इनमें क्वार्ट्ज तथा सफ़ेद या पीले रंग का फेल्सपार खनिज अधिक होता है, और लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा कम मिलती है, इस कारण इनका रंग पीला होता है। ये चट्टानें कड़ी होती हैं, अपरदन इनका आसानी से संभव नहीं होता। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण मकान बनाने में किया जाता है, और ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। दूसरा, बेसिक आग्नेय शैल, बेसिक इग्नियस रॉक्स। जब आग्नेय शैलों में सिलिका 45 से 50% तक रहती है तो ऐसी चट्टानों को बेसिक इग्नियस रॉक कहते हैं। बेसिक चट्टानों में फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है तथा फेल्सपार की कमी होती है, और लोहे की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग गहरा होता है। बेसिक चट्टान वजन में भारी होती है, इन पर अपरदन का प्रभाव सर्वाधिक होता है,
और इनके कण बारीक होते हैं। बेसाल्ट, गेब्रो और डोलेराइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कथन दे देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे कुछ दे दिया कि जो एसिडिक अम्लीय चट्टानें हैं वो अपर्दन में प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट होता है कि एसिडिक अर्थात अम्ल प्रधान जो सेल हैं या चट्टान हैं वो अपर्दन के लिए उनका अपर्दन आसानी से संभव होता या अपर्दन के लिए उनका अपर्दन आसानी से होता है। और उसी के साथ या फिर जैसे क्वेश्चन आता है कि एसिडिक इग्निश रॉक हैं उनका वो अपर्दन के लिए कठोर हैं, उनका अपर्दन आसानी से नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में हमें याद रखना होता है कि एसिडिक जो रॉक्स हैं उनका अपर्दन आसानी से नहीं हो पाता, बेसिक चट्टानों का अपर्दन आसानी से होता है। मध्यवर्ती सेल, जब आग्नेय सेल में सिलिका की मात्रा एसिडिक और बेसिक चट्टानों के बीच की होती है तो ऐसी चट्टानों को मध्यवर्ती आग्नेय सेल कहते हैं। इनका जो घनत्व है 2.75 से 2.8 होता है। और डायराइट और एंडेसाइट इस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं। अल्ट्रा बेसिक, जब आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है और उनका घनत्व 2.8 से 3.4 होता है तो इन्हें अल्ट्रा बेसिक चट्टानें कहते हैं। पेरिडोइट इसका प्रमुख उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय सेल अंतर्जात आग्नेय सेल का प्रमुख उदाहरण है जिसका निर्माण धरातल के नीचे होता है। इसी कारण इस चट्टान को प्लूटोनिक सेल भी कहते हैं। इसी प्रकार बेसाल्ट बारीक कणों वाली आग्नेय सेल है जिसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी को उद्गार के समय हुआ था। और जब लावा का जमाव एवं ठोस रूप शीघ्रता से होता है तो कणों का अभाव होता है। इसी कारण बेसाल्टिक जो चट्टानें होती हैं उनमें कण नहीं मिलते, ऐसी चट्टानों को ग्लासी बेसाल्ट भी कहते हैं। बेसाल्ट की रासायनिक संरचना की बात करें तो इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 65% के बीच होती है। इस कारण ये चट्टान भारी होती है परंतु कठोरता की दृष्टि से मुलायम होती है तथा इसका विखंडन बड़ी आसानी से होता है। इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है जिस कारण बेसाल्ट का रंग काफ़ी गहरा होता है। कभी कभी लावा के विस्तृत प्रवाह के कारण ठंडा होने से सिकुड़न पड़ जाने से कुछ बेसाल्ट चट्टानों में बहुभुज के आकार में क्रैक्स पड़ जाते हैं। बेसाल्ट चट्टान में फेल्सपार सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। इसके अलावा ओजाइट, ओल्विन खनिज, लोहा तथा अन्य खनिज मिलते हैं। आग्नेय सेल एवं स्थलाकृति, जब ग्रेनाइट आग्नेय सेल के वृत्त समूह पर लगातार अपरदन होता रहता है और अपक्षय का प्रभाव लंबे समय तक होता है तो अगल बगल की जो चट्टानें हैं उधड़कर हट जाती हैं तथा बीच का भाग उबड़ा सा नजर आता है। इस प्रकार की आकृति को एक्सप्लोरेशन गुंबद कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के योसेमाइट घाटी में बड़े बड़े गुंबद देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार ब्राज़ील में सुगरलोप तथा जॉर्जिया में स्टोन पर्वत इस तरह के गुंबदों के प्रमुख उदाहरण हैं। इसी तरह रांची शहर के पास कांके गुंबद, बुट्टी गांव के पास गुंबद एक्सप्लोरेशन गुंबद के प्रमुख उदाहरण हैं। कभी कभी धरातल के नीचे मैग्मा का जमाव वृत्त गुंबद के रूप में हो जाता है और ऐसे गुंबद ऊपर से अन्य चट्टानों से ढके रहते हैं। और जब कभी इन गुंबद से अन्य चट्टान हट जाती हैं, ऐसा प्राय ग्रेनाइट शेल के साथ होता है। अत्यधिक अपरदन के बाद गुंबद स्तर ऊपर दिखाई देते हैं परंतु अत्यधिक अपरदन से गुंबद के ऊपर से मलबा का अतिरिक्त भाग हट जाता है। इस प्रकार दबाव में कमी के कारण गुंबद फैलने लगता है, फलस्वरूप इसके ऊपरी भाग पर गोल गोल जोड़ पड़ जाते हैं। इन जोड़ों के कारण एक्सप्लोरेशन भी होने लगता है। रांची पठार में धारवाड़ युग की चट्टानों के नीचे आर्कियन युग में ग्रेनाइट गुंबदों का प्रवेश हुआ था और वर्तमान समय में धारवाड़ के ऊपरी आवरण से हट जाने के कारण ये गुंबद स्तर पर दृष्टिगत होते हैं। बाह्य आग्नेय सेल का भी स्थल रूप के निर्माण में पर्याप्त योगदान रहता है। जब लावा का प्रवाह स्थल सतह पर होता है तो लावा की एक मोटी परत धरातल पर बिछ जाती है। अपरदन के बाद इनमें पर्याप्त अंतर मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ नदियों द्वारा अपनी गाठियों का निर्माण करती है वहाँ, परंतु जहाँ पर लावा की
परतें कठोर होती है वह अपरदन से वंचित रह जाती है। इस प्रकार गांठों के बीच का भाग अपरदन से अछूता रहता है। प्राचीन पठार के ऊपर स्थित बेसाल्ट सेल टोपी के समान दिखती है। इस प्रकार की आकृति को मेसा कहते हैं। मेसा एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है टेबल अथवा मेज। ये मेज के आकार की ऐसी आकृति होती है जिसका निर्माण लावा से पुरानी चट्टान के ऊपर होता है और इसके किनारे चारों तरफ से खड़े होते हैं। इस तरह की मेसा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो, वायोमिंग और न्यू मैक्सिको प्रांतों में देखने को मिलती है। कभी कभी मेसा का आकार इतना विस्तृत होता है कि वह छोटे से छोटे पठार सी देखने में लगती है। इस प्रकार के उदाहरण कोलोराडो प्रांत की ग्रांड मेसा है। रांची पठार भारत में रांची पठार के पश्चिमी पाट प्रदेश में इस तरह के कई मेसा मिलते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। उदाहरण जैसे खमार पाट, रलडामी पाट, रुडनी पाट, नेत्रहाट पाट इत्यादि। जब अपरदन के कारण मेसा का अधिकांश भाग कट जाता है तो उसका आकार छोटा होने लगता है तथा अत्यंत छोटे आकार वाली मेसा को बूटी कहते हैं। कभी कभी ऊपर स्थित कमजोर चट्टान में लावा का प्रवेश एक संकरे लंब के रूप में होता है। बाद में अपरदन के कारण लंब रूप में स्थित लावा ऊपरी भाग बूटी के ऊपर दृष्टिगत होता है। इस प्रकार की बूटी को ज्वालामुखी बूटी कहते हैं। यूएसए में सिपरोक स्थित तरह की ज्वालामुखी बूटी का उदाहरण है। कभी कभी ग्रेनाइट चट्टानों में जोड़ इस आकार के हो जाते हैं कि आयताकार स्थलाकृति का निर्माण होता है जिससे आयताकार अपवाह प्रतिरूप का भी निर्माण होता है। जब परतदार कमजोर सेलों में लावा गुंबद का प्रवेश होता है तो अपरदन के बाद मुलायम सेल कट जाती है और अपेक्षाकृत जो अवरोधक सेल है वो लंबे संक्रेम कटक के रूप में बदल जाती है। इस प्रकार से बने स्थलों को हॉगबैक कहते हैं। हॉगबैक एक लंबी और पतली श्रेणी के रूप में मिलता है जिसका डीप और ढाल दोनों खड़े होते हैं। इसी प्रकार कवेस्टा का निर्माण होता है। कवेस्टा और हॉगबैक में मुख्य रूप से अंतर ये होता है कि कवेस्टा का डीप और डाल खड़े डाल वाला नहीं होता, वर्ण झुका होता है। कवेस्टा स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ी श्रेणी। आगे की क्लास में हम अवसादी सेलों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।